अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहे होंगे। फाइनली अब हम अपनी प्रैक्टिकल सेल्स की तरफ जा रहे हैं और वो सेल्समैन जो कि फर्स्ट टाइम मार्केट में जाएंगे या जो सेल्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। इस फेज़ में हम वो प्रिपरेशन करेंगे जब हम कस्टमर के पास जाएंगे, उससे पहले हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिसे हम प्री सेल्स कहते हैं, प्री सेल्स प्रिपरेशन कहते हैं। प्री सेल्स प्रिपरेशन के अंदर ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये वो नॉलेज है जो कि आप एक सेल्समैन को, एक अच्छे सेल्समैन को होनी चाहिए। और ये इमीडिएट सुपरवाइज़र की और इमीडिएट सुपरवाइज़र्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी टीम को ये जो 3-4 एस्पेक्ट्स हैंगे, ये जो 3-4 चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ, इनकी इन्फॉर्मेशन आपके फ्रंट लाइन के सेल्स के बंदे को लाज़मी होनी चाहिए। चाहे वो जनरल ट्रेड की सेल्स टीम का पार्ट हो या वो मॉडर्न ट्रेड की सेल्स टीम का पार्ट हो। मोस्टली जो हमारा अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो जनरल ट्रेड, जो कि जनरल स्टोर्स, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स को डील करते हैं। अभी हम फ़िलहाल उस सेल्स टीम की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो टीम होती है जो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करती है डेली बेसिस के ऊपर। और सबसे ज़्यादा जो जो सेल्स जनरेट करती है वो आपकी वो फ्रंट लाइन की जीटी की या जनरल ट्रेड की जो सेल्स टीम होती है वही जनरेट करती है। सबसे पहले मार्केट में निकलने से पहले एक अच्छे सेल्समैन को या किसी भी सेल्समैन को सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज, अपनी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइसेस की नॉलेज उसको सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आप किसी सेल्समैन को बगैर अपनी प्रोडक्ट की ब्रीफिंग दिए बगैर, अपनी प्रोडक्ट की खसूसियात बताए बगैर या अपनी प्रोडक्ट से मुतालिक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने दिए बगैर अगर सुपरवाइज़र अपने किसी सेल्समैन को मार्केट में निकालता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेल्स ना करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। मैं उन सेल्समैन से मुखातिब हूँ कि जिसको अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि उसको कोई अच्छा सुपरवाइज़र नहीं मिला या उसको एक अच्छी ट्रेनिंग उसको नहीं मिल रही कंपनी में, या उसको एक अच्छे तरीके से शुरू में प्रिपेयर नहीं किया गया मार्केट में उतारने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सबसे पहले हम इस डिस्कशन के अंदर हम कवर करेंगे और वो है प्रोडक्ट नॉलेज, कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर उसको किन-किन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने सुपरवाइज़र से इन चीज़ों के बारे में खुद पूछ ले। अगर उसको ब्रीफ़ नहीं किया जा रहा, तो वो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछे अपने सुपरवाइज़र से। सुपरवाइज़र कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप अपने कलीग से कर सकते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। डेफ़िनेटली जब आप किसी टीम का पार्ट होते हैं तो आपकी रिलेशन बन जाते हैं आपकी टीम के साथ, आपके दोस्त बन जाते हैं आपके। आप चाहे फ्रेश हों, चाहे पुराने हों। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ईज़िली कोई भी दे देगा आपको। अगर आपको दी नहीं जा रही है आपको आपके सुपरवाइज़र की तरफ से, या अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है आपको, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस प्रोडक्ट नॉलेज के इन चीज़ों को आपको ज़रूर समझना है मार्केट में निकलने से पहले। याद रखिएगा कि एक जो सेल्समैन होता है, सबसे पहले जो उसको अपने अंदर एक आदत बनानी है, और वो आदत ये बनानी है इनिशियल लेवल पे, स्पेशली इस स्टेज की बात कर रहा हूँ जब बिल्कुल हम बेसिक सेल्स की बात कर रहे हैं, और वो है लर्निंग अप्रोच, कि उसको हमेशा एक सीखने के लिए जस्तजू करनी चाहिए। एक अच्छा सेल्समैन, एक सिंसियर सेल्समैन जो अपने प्रोफेशन से सिंसियर है, जो चाहता है कि मैं अपने कैरियर को बेहतर से बेहतर बनाऊँ, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाऊँ। और कम जो जो जिस भी उसने ग्रुप को जॉइन किया है, तो अ, अगर वो चाहता है कि मैं अपनी टीम के अंदर, मैं अपने अपने ग्रुप के अंदर अच्छा नाम बनाऊँ, तो देखें उसको सबसे पहले तो सीखने की जस्तजू होनी चाहिए। और जो लोग सीखने की जस्तजू करते हैं, तो उनको सिखाने वाले भी मिल जाते हैं। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है, इसमें हम प्रोडक्ट नॉलेज में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो फ्रेश हैं बिल्कुल,
या जिनको जो अभी बिल्कुल नई सेल स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर उनके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए। आजकल बहुत एडवांस दौर है, कंपनी जो है टैब्स भी देती हैं, और इसके अलावा जो है मोबाइल के अंदर भी आपको कैटलॉग मिल जाती हैं। बट मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक है, बट ये है कि आपकी कोई अगर कोई हार्ड कॉपी है या कोई आपकी कोई कैटलॉग बुक है आपकी, तो वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। कैटलॉग बुक किस तरह होती है प्रोडक्ट की, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ। जैसे ये इस तरह की एक बुक है, तो इसमें सारी प्रोडक्ट लिखी हुई है, और ये इस तरह की जो बुक है आपके पास ये होनी चाहिए। इसमें तमाम चीज़ें, तमाम प्रोडक्ट की कैटलॉग, तमाम प्रोडक्ट के फीचर्स, चीज़ें इसमें सारी मौजूद हैं, और हर प्रोडक्ट का इसमें मौजूद है कि इस प्रोडक्ट की खसूसियत क्या है, और इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, इस प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है, आसान अल्फाज में कहें कि इस प्रोडक्ट की खसूसियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है प्रोडक्ट की। तो इस तरह की जो कैटलॉग है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल अपने सुपरवाइज़र से माँगें कि मुझे कैटलॉग दें, ताकि कोई चीज़ मैं अपने कस्टमर के साथ जब डील करने जाऊँ, तो मेरे पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं उसको दिखा के अपनी प्रोडक्ट को ब्रीफ़ कर सकूँ कस्टमर को। और आम अल्फाज में कहूँ कि एक सेल्समैन को जो अपनी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उसको घोल के पी लेना चाहिए। मतलब उसको प्रोडक्ट की नॉलेज इतनी भरपूर होनी चाहिए कि कस्टमर आपसे कोई भी सवाल करे तो आपको प्रोडक्ट की तमाम फीचर्स, उसकी खसूसियात, उसके जो बेनिफिट्स हैं, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें जो आपकी जो की ब्रांड्स हैं, आपके जो फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, आपके ज़्यादा बिकने वाले ब्रांड्स हैं, वो कौन से हैं आपके, जिसकी वजह से कंपनी का नाम होता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि कुछ 100 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, बट जो रनिंग प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ 10-12 ही होते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम आपको, जब आप फ्रेश हैं या आप बिल्कुल नए हैं, या आप अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, तो ठीक है, 100 प्रोडक्ट की आप जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम से याद नहीं कर सकते, या आपको टाइम लगेगा उसको समझने में, उसको याद करने में आपको, तो एटलीस्ट उसकी एक छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक ये बताऊंगा, या छोटा सा आपको सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट जो आपके जो जो फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, जो रनिंग ब्रांड्स हैं, तो कम से कम उसकी उसकी आपको उसको उसको टिक मार्क कर लें, उसको आप जो है अपने पास लिस्ट डाउन कर लें कि यार ये प्रोडक्ट कुछ पूछूँ ना पूछूँ, या प्रोडक्ट की मैं सेल्स कॉल करूँ या ना करूँ, बाकी प्रोडक्ट की सेल्स कॉल मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन इन प्रोडक्ट की का मैंने लाजमी पूछना है दुकानदार से, क्योंकि जो कंपनी की पहचान होती है वो चंद प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हर कंपनी के अंदर कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे हम अपनी बात करें तो उसमें जैसे एक्सट्रीम राइस है, तो वो फ्लैगशिप ब्रांड है हमारा। अगर उसके बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में ही नहीं पता होगा आप सेल्समैन को, तो सोचें कि वो बाकी को किस तरह ब्रीफ करेगा। तो सेकंड नंबर पे आपके जो फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं उसकी एटलीस्ट कम से कम उसकी इन्फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पे होनी चाहिए, बट ओवर द पीरियड कोई महीने 2 महीने के बाद तमाम प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और सबकी ब्रीफिंग हो। बट ये जो जो आपके फ्लैगशिप ब्रांड्स होते हैं, जो रनिंग ब्रांड्स होते हैं, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं आपके ऑर्डर्स के अंदर आपके, तो इसकी तो इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी आपको होनी चाहिए एज अ सेल्स पर्सन। नंबर 3, प्राइसिंग। प्राइसिंग याद होनी चाहिए आपको तमाम प्रोडक्ट्स की। स्पेशली मैं फिर भी कहूँगा, अगर 100 की लिस्ट है तो डेफिनेटली आप 100 की लिस्ट, ऐसे सेल्समैन भी हैं, मैं जब सेल्समैन था मुझे एक-एक प्रोडक्ट की जो जब मैं ऑर्डर बुकिंग करता था किसी ज़माने में, तो मुझे जितनी भी मेरी प्रोडक्ट रेंज होती थी, तो मैं सबसे पहले मैं प्रोडक्ट याद के रेट्स याद करता था, और उनकी जो ट्रेड प्राइस होती है, उनकी जो एमआरपी होती है, रिटेल प्राइस होती है, ये तो कम से कम एटलीस्ट आपको बिल्कुल वर्बली रटी हुई होनी चाहिए आपको, और इसके लिए आपको कुछ जेबों में टटोलना नहीं चाहिए कि यार इसकी प्राइस मैं देख के बताऊँ आपको मैं। बट फिर भी ये है कि जो स्पेशली जो फ्रेश लोग हैं, जो कि बिल्कुल नए हैं, तो आपके पास एक तो कैटलॉग मैंने कही, दूसरे नंबर पे जो कंपनी की ऑफ़िशियल प्राइस लिस्ट है आपके पास, चाहे वो आपके पास ऑफ़िशियल से मुराद ये है कि जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस लिस्ट है, या जो भी आपको प्राइसेज़ दी गई है प्रोडक्ट जिस पे आपने सेल करना है आपने, तो उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। मैं आपको एक छोटा-सा एक सैंपल भी दिखा दूँ, जैसे ये मेरी कंपनी की है। तो इस तरह की जो प्राइसेस होती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि इसमें जो है ट्रेड प्राइस भी लिखी हुई है, एमआरपी भी लिखी हुई है, और सबसे बढ़ के इसमें जो है वो ट्रेड का मार्जिन भी लिखा हुआ है। तो एक सेल्समैन को अपनी ट्रेड प्राइस, एमआरपी प्राइस, जो रिटेल प्राइस जिस जिस रेट के ऊपर दुकानदार सेल करेगा, और
टीपी वो होती है ट्रेड प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर दुकानदार आपसे परचेज करेगा। ये दो प्राइस की प्राइस लिस्ट जो है हार्ड कॉपी की सूरत में, ताकि आप कोई अगर चीज़ भूल भी जाएं, कोई बात नहीं, अगर आप को याद नहीं है तो आप कोशिश करें कि इस प्राइस लिस्ट को इस कैटलॉग के अंदर ही रखें। और जब आप दुकान पे खड़े हों, जब आप कस्टमर के पास बैठे हों, जब अपनी अपनी आप बारी का वेट कर रहे हो, जब आपका नंबर आएगा, जब आपसे बात करेगा, तो उससे पहले आप हर चीज़ रेडी करके बैठें, ताकि अगर वो पूछे भी तो थोड़ा सा पॉज लेके उसको रेट बता सकें। और ट्रेड मार्जिन देखें, ज़रूर याद रखिएगा, ट्रेड मार्जिन वो होता है जो कि दुकानदार का मार्जिन होता है, वैल्यू में भी और परसेंटेज के अंदर भी। यानी कि एक चीज़ की जो उसकी जो टीपी है, जो ट्रेड प्राइस है, जो खरीदने वाली प्राइस है दुकानदार की, मिसाल के तौर पर आपके कस्टमर की वो 100 रुपये, और उसकी जो रिटेल प्राइस है वो 120 रुपये, तो उसका जो ट्रेड मार्जिन है वो 20 रुपये इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है। और इसकी जो परसेंटेज निकलती है, तकरीबन ये कोई 19 से 20% बनता है। नॉर्मली है कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, और नॉर्मली जो ट्रेड मार्जिन होता है एफएमसीजी के अंदर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर, वो तकरीबन 8 से 10% के दरमियान में होता है। जैसे अगर मैं फलक की बात करूं, तो इसमें जो ट्रेड मार्जिन है और जो हमारी राइस की कैटेगरी है वो 8% है, और जो मसाला रेंज है वो तकरीबन 10 से 11% का, कुछ प्रोडक्ट पे 10% भी है, कुछ प्रोडक्ट पे 11% भी है। तो ये जो ट्रेड मार्जिन है ये आपको रटे हुए होने चाहिए, प्राइस रटी हुई होनी चाहिए। ट्रेड प्राइस, स्पेशली ट्रेड प्राइस, रिटेल प्राइस तो चलें, दुकानदार उसमें इतना बाज़ औक़ात इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जिस पे इसको इनवाइस आएगी, जिस पे आप कल उसको बिल भेजेंगे, जिसके वो पैसे देगा, वो प्राइस आपको रटी हुई ज़रूर होनी चाहिए आपको। और अगर याद नहीं है, आप याद नहीं रख सकते, आप याद नहीं है आपको, तो ये जो प्राइस लिस्ट है ये आपकी जेब में होनी चाहिए लाज़मी। मैंने सबसे बड़ी गलती ये देखी है सेल्स के अंदर, जब मैं निकलता हूँ लोगों के साथ, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप कैटलॉग दिखाते हैं प्रोडक्ट की, तो वो जो प्रोडक्ट जो स्लो मूविंग होती हैं, जो कि बहुत कम नहीं, आप उसको इस तरह कह लें कि सिलेक्टेड जो कस्टमर्स होते हैं लेने वाले, जब उसकी प्राइस पूछते हैं उनको याद नहीं होती, और उनके पास प्राइसेस भी नहीं होती। तो वो जो अपॉर्चुनिटी इनको जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट को सेल करने की मिल रही होती है, तो वो उसको उसको गंवा देते हैं, जो कि ऑलरेडी उसकी सेल कम है, या उसका जो कस्टमर है वो लिमिटेड कस्टमर है, क्योंकि हर प्रोडक्ट तमाम मैक्सिमम कस्टमर के लिए नहीं बनाई जाती। प्राइस पॉइंट के ऊपर 10 रीज़न होते हैं प्रोडक्ट के, जो जो आपका जो कुछ प्रोडक्ट के ख़ास कस्टमर होते हैं। तो अगर आप जो प्रोडक्ट कम बिकती है, आपको याद भी रेट कम इसलिए है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है सेल्स की वो कम है, रेट भी इसलिए आपको याद नहीं है, लेकिन आपका प्राइस भी नहीं होगा, और आप जब आपसे उसकी बात हो रही है तो आपको रेट भी नहीं पता उसका, आपको ना आपको ट्रेड मार्जिन का पता है। तो ये जब प्राइस लिस्ट ये हार्ड कॉपी आपकी जेब में होगी, तो कम से कम आप इस जो एक एम्बैरेसमेंट है, इससे आप बच जाएंगे। तो दो चीज़ें, कैटलॉग, प्रोडक्ट की कैटलॉग, जो जो भी आप चीज़ बेचने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की कैटलॉग होनी चाहिए, चाहे वो आपके पास मोबाइल में आजकल एंड्रॉयड सेट हैं उसमें हो, या आपके पास कोई कंपनी टैब दिया हुआ है आपको, या आप अच्छे सेल्समैन जो होते हैं, मैंने देखा है कि वो जो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि नई लॉन्च होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो बाद औक़ात वो कैरी भी करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट भी कैरी करते हैं। स्पेशली लॉन्चिंग में तो कैरी की जाती है कि जब कोई प्रोडक्ट नहीं आती है तो साथ में अच्छे सेल्समैन होते हैं, या जो अच्छे सुपरवाइज़र होते हैं, या जो अच्छे मैनेजर होते हैं, अपनी टीम को फिजिकल सैंपल्स देके भी मार्केट में निकालते हैं। हाँ, अगर कोई 1-2 प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं तो आप उसका फिजिकल सैंपल ही रखें, उसकी कैटलॉग की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर डेफ़िनेटली आप उसकी कोई प्रोडक्ट कैटलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो वहाँ तो आप फिजिकल सैंपल रख सकते हैं उसका। तो ये 2 चीज़ें मेन है। हाँ, इसके अलावा जो है आप